हाउ आर यू। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। उसके अंदर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक। और बहुत अच्छी बात है, जितने भी बच्चे जूम पे देख रहे हो, ठीक है ना, ये इसी तरह से करते रहिए। जो भी डाउट आता है आप लोग इसी तरह से पूछते रहिए, ठीक है ना। और जो बच्चे का क्लास छूट जाता है, यूट्यूब पे ऑलरेडी लेक्चर रखा हुआ है, इसी लेक्चर को अपन यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, ठीक है ना। तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। डाउट अगर लाइव क्लास में रहते हो तो यही होता है कि डाउट कंटिन्यू आप लोग पूछते चलते हो, जिस तरह से क्लास में, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन वाला जो आपका लेक्चर चल रहा था उसके अंदर आप लोग 3 या 4 बच्चे नहीं थे, मतलब 22 बच्चे में से लगभग 2 से 3 बच्चे नहीं थे। चलिए, आप लोग भी इसी तरह से बने रहिए और क्वेश्चंस लगाना आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका एक लास्ट पार्ट रह जाएगा, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 पढ़े थे, आज हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर में ही सब जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हो वो सब यूज होगा। और कंपटीशन में हर साल क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर से ही देता है, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रहा हूं, सॉरी, वेंट ऑफ फैक्टर से ही क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आप लोग यूज कर लेते हो किसके लिए, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, लास्ट पार्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोसिस, ठीक। अच्छा, एक बात बताइए पहले, आजकल वाटर को प्यूरिफायर में आरओ का नाम सुना होगा, सभी आप नाम सुनते हो ना, आरओ का नाम सुना होगा ना। अरे आजकल जो वाटर को अपन ऊपर से, अभी तो इसमें कोरोना का केस चल रहा है, इसके अंदर तो आरओ का भी काम बहुत ज्यादा ही चल रहा है, हर घर में चल रहा है, ठीक है ना। जैसे आजकल वाटर प्यूरिफायर में आरओ का तो नाम आराम से सुना होगा, ठीक है ना। आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी बात समझिएगा, ऑस्मोसिस का उल्टा। बात समझ में आ रही है ना, किसका उल्टा, ऑस्मोसिस का उल्टा। बात समझ में आती है ना। आरओ का फुल फॉर्म रिवर्स ऑस्मोसिस। सिंपल सी बात है कि ऑस्मोसिस का उल्टा, ठीक। चलिए, हम ऑस्मोसिस में भी आते हैं, लेकिन इसके लिए एक पॉइंट और हमें पढ़ना है इससे पहले, ठीक, जिसका नाम है आपके पास थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, डिफ्यूजन, ठीक। किसका नाम है, क्या नाम है, डिफ्यूजन। अब बात समझिएगा कि डिफ्यूजन में होता क्या है, समझ में आती है ना। मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, सभी समझिएगा, ठीक है ना। आपके पास एक सिलेंडर है या टेस्ट ट्यूब है, आपने उसमें NaCl लेफ्ट साइड से, ठीक है ना, और राइट साइड से HCl को छोड़ा। बात समझ में आ रही है ना, कि फिर से समझिए, लेफ्ट साइड से आप लोगों ने किसको छोड़ा है, NaCl को, ठीक। और इधर से NaCl मत मानिए, NaCl नहीं, NH3 ले लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक। NH3 को अपन ने किस साइड से छोड़ा है, लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से किसको छोड़ा है अपन ने, HCl को, ठीक। दोनों जहां पर मिलेंगे यानी रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आपके पास सॉल्ट बना देंगे। बात समझ में आती है ना। मतलब जो NH3 लिया गया है, मतलब ध्यान दीजिएगा, जो NH3 लिया गया है और HCl लिया गया है, ठीक है ना, ये किस नेचर का है, ये बेसिक नेचर का है, और ये किस नेचर का है आपके पास, एसिडिक नेचर का। बात समझ में आती है ना। अब देखिए, दोनों आपस में मिलकर आपके पास NH4Cl बना देंगे, मतलब सॉल्ट बना देंगे। बात समझ में आती है ना। यानी जिसकी हमें डेंस बाय फ्यूम नजर आती है, ये हम लोग क्या करते हैं, जब क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, तो वहां पर देखेंगे कि कौन सा कलर होता है, ठीक है ना, और क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। मतलब कोई भी जो गैस है उसका कलर कौन सा होता है, ठीक है ना, और उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है हमारे पास, ठीक है ना। फिर से समझ रहे हो ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी ये हम लोग क्वालिटेटिव में पढ़ेंगे कि कौन सा गैस कौन सा कलर दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन हम लोग क्या करेंगे,
पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? ये पॉइंट समझ में आती है ना? चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन के केस में देखते हैं कि डिफ्यूजन का क्या काम होता है। बात समझ में आ रही है ना? किस केस में? सॉल्यूशन के केस में। चलिए यहाँ पर देखिए, अच्छा हम लोग डिफ्यूजन को डिफाइन कर ले क्या? चलिए जैसे द नेट मूवमेंट ऑफ कोई भी गैस, यानी कोई भी सब्सटेंस फ्रॉम, सब्सटेंस का मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर higher concentration to lower concentration। बस समझिएगा यहां पर, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर मैं एक सिलेंडर ले रहा हूं या कुछ भी मान लीजिए आप लोग, ठीक है ना, ये ले लिया, ठीक, और एक सस्ता सा हम लोग क्या करते हैं, मेम्ब्रेन ले लेते हैं। क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे अपन? मेम्ब्रेन। बात समझते हैं ना? सस्ता सा ले लेते हैं, इसमें ज्यादा हमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक। जैसे इसको मान लीजिए, ये आपके पास दिया हुआ है सॉल्यूशन 1 और ये दिया हुआ आपके पास सॉल्यूशन 2। क्या ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट हम लोगों ने क्या कर लिया है, सॉल्यूशन 1 और इसको क्या मान लिया अपन ने, सॉल्यूशन 2, ठीक। इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो C1 है और इसके अंदर जो कंसंट्रेशन आपके पास C2 है। समझ में आती है ना? अब देखिए होता क्या है कि एक बोल क्या रहा है आपके पास, द रीजन देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। यहां पर अब मैं आपको बता रहा हूं, जो सॉल्वेंट सॉल्यूट है, सॉल्वेंट भी हमारे पास जो सॉल्यूट है वो एक्सिस में है। बात समझिएगा, जो सॉलिड आपके पास क्या है, एक्सिस में है, तो मान लेंगे ना ये क्या है, C1, और जो आपके पास सॉल्वेंट है एक्सिस में वो क्या हो गया आपके पास, C2, ठीक है ना। आपको दिया गया है यहां पर क्या चीज, C2 ग्रेटर देन C1, ये आपको दिया गया हुआ है। C2 मत लीजिए, यहां पर मान लीजिए C1 ग्रेटर देन C2। बात समझ में आती है ना? पॉइंट समझिएगा, जो सॉल्वेंट पार्टिकल है, बात समझिएगा, जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो C2 से C1 की तरफ आ रहा है। कौन? सॉल्वेंट पार्टिकल कहां से आ रहा है, C2 से, ये हम लिख देता हूं ये, ठीक है ना। उसके बाद जो आपके पास सॉलिड पार्टिकल है वो भी तो मूव करेगा ना, ठीक। तो देखिए यहां पर ये कौन सा हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास सॉलिड, मतलब हायर कंसंट्रेशन से किस साइड हो जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर कंसंट्रेशन किधर आपके पास, ये समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत है क्या किसी को? अच्छा, इस पॉइंट को समझने से पहले एक पॉइंट समझिए, ध्यान दीजिए सभी लोग, कि सॉल्वेंट पार्टिकल जो है आपके पास, ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल है आपका किधर से किधर मूव कर रहा है, C2 से C1 की तरफ, जबकि सॉरी सॉलिड पार्टिकल जो है आपके पास वो C1 से C2 की तरफ कर रहा है। देखिए जो सॉलिड पार्टिकल C1 से C2 की तरफ कर रहा है ना, ये बहुत ही कम करेगा। बस समझ रहे ना, बहुत ही कम करेगा। जनरली क्या होगा आपके पास कि सॉल्वेंट पार्टिकल किधर मूव करेगा, बात समझिएगा, यानी C2 से C1 में हमारा ये मूवमेंट होगा। बात समझ आती है ना? ये एक सिंपल मेम्ब्रेन है, कौन सा आपके पास, ये कैसा है, सिंपल मेम्ब्रेन है जिसमें दोनों पार्टिकल मूव कर सकते हैं। बात समझ आती है ना सभी को? दोनों पार्टिकल मतलब सॉलिड भी मूव कर सकता है और सॉल्वेंट भी मूव कर सकता है। बात समझ में आती है ना? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। बात समझिएगा, एक और पॉइंट जो क्वेश्चन में कभी भी पूछा जा सकता है, दो स्टेटमेंट याद करके रखिएगा, ठीक है ना, ये आप लोग लिख भी सकते हो। आपसे अगर बोलता है नेट मूवमेंट, क्वेश्चन में पूछा जाता है
या जा सकता है, समझ रहे ना, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेट मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, नेट मूवमेंट, ठीक है ना, दो तरह की बातें कर रही है, नेट मूवमेंट, ठीक है ना, तो जब भी पूछा जाए कि नेट मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, तो C2 से C1 हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना, ये पॉइंट क्लियर हुआ, अरे इतना क्लियर हुआ ना, ठीक है। मतलब मूवमेंट पूछे तो C2 से C1 और C1 से C2 भी जा सकता है, बात समझिएगा। नेट मूवमेंट पूछे तो C2 से C1, बस समझ रही है ना, ये पॉइंट क्लियर कीजिए। अगर कभी भी वो नेट मूवमेंट मतलब किधर में जाएगा, तो बात समझ रही है ना, नेट मूवमेंट किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, बात समझ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब समझिए यहां पर जो बात बता रहा हूं, फिर से एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए यहां पर, कि जो अगर वो ये पूछता है कि मूवमेंट किधर जा रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में, बात समझ रहे ना, सॉल्यूट से सॉल्वेंट की तरफ भी और सॉल्वेंट से सॉल्यूट की तरफ भी, बात समझ में आ रही है ना, यहां तक क्लियर। फिर से समझिएगा, नहीं समझ आ रहा तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब अगर आपसे पूछता है कि नेट मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, तो C2 से C1 की तरफ हो रहा है, बात समझ में आ रही है ना। और अगर बोले कि मूवमेंट किधर से हो रहा है, ठीक है ना, तो दोनों तरफ से, ठीक। और ये मूवमेंट कब तक होता रहेगा, ये मूवमेंट कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन, इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए तब तक, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये तो हमारी छोटी सी बात थी किसकी, डिफ्यूजन की, ठीक है ना, समझ में आती है ना। चलिए अब हम देखिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, दो तरह की बातें, कि जो नेट मूवमेंट होगा आपके पास, जो नेट मूवमेंट होगा वो जो होगा, ध्यान रखिएगा, कहां से कहां होगा, इधर से इधर की तरफ, यानी C2 से C1, ठीक। अगर ये पूछता है मूवमेंट पूछ रहा है, तब इसका मतलब मूवमेंट मीन्स C1 to C2 एंड C2 C1 दोनों हो सकता है, बस समझ में आती है ना। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, बात समझ में आ रही ना, ध्यान रखिएगा। ये आपको गिवन है, ठीक है ना, मैंने दे रखा है, ठीक। चलिए अब आते हैं एक बहुत बड़ी बात, ऑस्मोसिस, बात समझिएगा कि ऑस्मोसिस क्या हो रहा है, जब डिफ्यूजन से, मतलब अब क्या करना है, इस डिफ्यूजन से जुड़ा हुआ पार्ट आ जाता है, मतलब इसी से जुड़ा हुआ, जो आपके पास डिफ्यूजन है इसी से जुड़ा हुआ एक पार्ट आता है, जिसको बोलते हैं अपन क्या, ऑस्मोसिस, ठीक है ना। बात समझिएगा, यहाँ पर क्या हमारे पास इसी से जुड़ा हुआ पार्ट आता है आपके पास, ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो इसे डिफाइन कर ले क्या, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। नेट अच्छा, लेकिन इससे पहले आपको समझना भी पड़ेगा, चलिए ठीक है। नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ solvent particles from solution, या ये भी लिखो, from solvent side to solution side or from, ये लिख दो, lower concentration to higher concentration is called
ऑस्मोसिस। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। बात समझिएगा यहाँ पर कि एसपीएम का मतलब होता है, बात समझिएगा यहाँ पर, थोड़ा हार्ड लग रहा है, चलिए सभी देखिए पॉइंट समझिएगा हमारे पास, ठीक है ना। फिर मैं इसको इसका इसी तरह से बनाकर बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा और आप लोग भी, ठीक है ना। एसपीएम, बात समझिए, एसपीएम का मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो मैं यहाँ पर बना दूं क्या? ये जो है एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसका नाम होता है एसपीएम, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बस समझ रही ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब आधा, मतलब एक ही साइड से मूव करेगा। बात समझ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब एसपीएम का मतलब यही हुआ कि कोई एक ही चीज पास होगा। बात समझ रही है ना, ठीक है ना। यानी यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये जो मैंने बताया था आपके पास, ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में बोले तो झिल्ली, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। हालांकि बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, इसलिए इसको समझने की इतना जरूरत नहीं है। बस आप लोग क्या समझिए यहाँ पर, मेम्ब्रेन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये जो एसपीएम है, अब एसपीएम का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है जो काफी कॉस्टली आता है। यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल कितना भी छोटा क्यों ना हो, बात समझ में आ रही है ना, यानी यहाँ पर कितना भी छोटा से छोटा, या बात समझिएगा, बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा सॉलिड पार्टिकल क्यों ना, वो पास नहीं होने देगा। मेम्ब्रेन क्या करेगा? उसको कहां से, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कौन मूव करेगा? तो सॉल्वेंट मूव करेगा। बात समझ रही है ना, सॉल्यूट को मूव नहीं होने देगा, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे छोटे तरह के होल होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होल होते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, ये ध्यान देना। तो उसको क्या करता है, यहां से पास होने नहीं देता है, ठीक है ना। अब आरओ का तो नाम सुना होगा, आजकल देखते होंगे टीवी पे ऐड वगैरह, हेमा मालिनी आती है, ठीक है ना। आरओ का ऐड करने के लिए वो काफी कॉस्टली भी आता है, ठीक है ना। देखिए जहां पर आरओ यूज हो रहा है, ठीक है ना, वहां पर जो ये जो एसपीएम यूज किया जा रहा है ना, वो काफी कॉस्टली होता है, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना। और इससे क्या होता है, जो वाटर मिलता है हमें प्योर मिलता है। बात समझ में आती है ना। रीजन, क्योंकि इसका काम ही होता है कि सॉल्यूट कितना भी छोटा से छोटा क्यों ना, बड़ा से बड़ा या छोटा छोटा, वो क्या करेगा, इससे पास होने नहीं देगा। बात समझ में आ रही ना, ध्यान दीजिएगा। मतलब मान लीजिए इसको मैं ले लेता हूं सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 लेते हैं। बात समझ रही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर C1 और आपके पास C2 लिया गया, ठीक है ना। इसमें से फिर मैं जिस तरह से यहां पर दिया था, तो गिवन ले सकता हूं कि C1 इज ग्रेटर देन C2। समझा रही ना, C2 समझा रही है। अब देखिए इसकी जो मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, तो ये क्या है, इसका लो कंसंट्रेशन, और एक है आपके पास हाई कंसंट्रेशन। क्या है, लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। बात समझिएगा, यहां पर दो बातें ध्यान रखना है कि इधर से सॉल्यूट पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, मूव कर सकता है, और इधर से इधर कौन सा, सॉल्वेंट पार्टिकल, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सॉलिड पार्टिकल कभी भी इधर से इधर मूव नहीं कर सकता है। बात समझ आ रही ना, ध्यान दीजिएगा, मूव नहीं करेगा, इधर से इधर कभी मूव नहीं करेगा। बात समझ ना, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब, और ये मूवमेंट नेट होगा, यानी इसका जो मूवमेंट होगा नेट होगा। यहां पर जैसे आप लोगों ने देखा, मैं इन दोनों में क्या करूंगा, एक दोनों का डिफरेंस ही बता दूंगा, ठीक है ना। बात समझिएगा, इसमें क्या हो रहा था, नेट भी हो रहा था और मूवमेंट हो रहा था, इन दोनों तरफ से। लेकिन इसके अंदर जो होगा सिर्फ और सिर्फ नेट मूवमेंट होगा। बात समझ आती है ना, कोई दिक्कत। अब यहां पर देखिएगा, आरओ के अंदर जो सॉल्यूट का काम करता है, वो कौन करता है, डस्ट पार्टिकल।
बस समझ रहे हो? जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं इसके अंदर आके बैठ जाते हैं, ठीक है ना। डस्ट पार्टिकल आते हैं वो आरओ के अंदर कौन सा काम मतलब है, आरओ के अंदर जो सॉल्यूट का काम करता है कौन करेगा, डस्ट पार्टिकल, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कभी भी अपने अंदर से सॉलिड पार्टिकल को पास होने नहीं देता है, चाहे वो सॉलिड पार्टिकल कितना भी छोटा से छोटा क्यों ना हो। बात समझ आ रही ना, यहां तक कोई दिक्कत, अरे समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। तो हमेशा यहाँ पर जो नेट मूवमेंट होगा वो C2 से C1 मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, ना कि इधर से इधर मूव होगा। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर एसपीएम, यहीं पे कर लेते हैं, क्या आपको मुझे पॉइंट लिखना है, यहां पर लिख देता हूं एसपीएम। एसपीएम क्या होता है, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सभी देखिएगा कि एक स्पेशल टाइप का होता है, स्पेशल टाइप ऑफ membrane which allowed the movement of any movement only solvent particle थ्रू इट। इसका एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, एनिमल मेम्ब्रेन, नाम सुने होंगे ना, जंतु कोशिका। क्या होता है, जंतु कोशिका। एक बार एग्जांपल ले लीजिए, कभी कभी बोर्ड वगैरह में पूछ लेता है कि मुझे एसपीएम का 2 एग्जांपल बताओ, या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कुछ भी, ठीक है ना। एक होता है आपके पास Cu2Fe यानी कॉपर फेरस साइनाइड। बात समझ आ रही है ना, यानी Cu2Fe6, ठीक है ना, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अभी समझिए, ठीक है ना, पॉइंट समझिएगा। इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, ठीक है ना, नोट कीजिए। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इस दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। या तो कोई दिक्कत है किसी को, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, ठीक। पहले रुक जाइए, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ऑस्मोसिस में ध्यान रखिएगा कि ऑस्मोसिस में, क्योंकि अभी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट नहीं किया है, मेन आपको पढ़ना है यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोगों ने पहले देखा, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आपको ऑस्मोसिस, ठीक है ना, इससे भी पहले आपको क्या पढ़ना है, डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है, द नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से मूव कर सकता है, ठीक है ना। यानी नेट मूवमेंट जिसका होता है, कौन सा होता है आपके पास, C2 से C1 होता है। ध्यान से यहां पर लिख सकते हो कि ये जो होता है नेट मूवमेंट, ठीक। लेकिन इसके अंदर C1 से C2 और C2 से C1 भी मूव कर सकता है। लेकिन अगर ऑस्मोसिस की बात करते हैं हम लोग, तो नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो होता है वो कहां होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये तो कभी होता ही नहीं है, सॉलिड पार्टिकल कभी भी नहीं जाएगा किसके अंदर, ऑस्मोसिस के अंदर, ठीक है। यहां पर देखिए जो नेट, और इसके अंदर जो भी होगा ओनली, लिख देता हूं मैं, इधर लिखा नहीं हुआ ना, ओनली नेट मूवमेंट इन ऑस्मोसिस। बस सुना रही ना, नेट ओनली मूवमेंट इज किसके अंदर, ऑस्मोसिस। यानी अच्छा यहां पर लिखा हुआ है नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, अच्छा यहां पर देखिए तो एक मिनट ये हो जाएगा, ठीक है ना, यहां पर नहीं था। यानी नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड से, सॉल्वेंट साइड किधर, ये हमारे पास, ठीक है ना। और हालांकि दोनों सॉल्यूशन है, इधर क्या है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है और इधर सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है, एक बोल सकते हो। साइड टू किधर, सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, इस साइड में हो गया, और फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑस्मोसिस। यहां पर हम लोगों ने C1 ग्रेटर देन
C2 लिया। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत? ये देखो कभी कभी जब बोर्ड में पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपटीशन में ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, कंपटीशन में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक, पूछा जा सकता है। और अगर पूछता है यहाँ पर तो ये पूछेगा कि जो ऑस्मोसिस होता है वो नेट मूवमेंट होता है कि इसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर नेट मूवमेंट ही पॉसिबल होता है, मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं? यस या नो? वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट बताता हूं, दोनों के बीच का डिफरेंस लिखाता हूं। फिर आते हैं, क्योंकि मैं भी बोर्ड भी तो लेके चल रहा है ना, खाली कंपटीशन को लेकर चलना नहीं है ना, मतलब हमारे पास ये पूछ सकता है डिफरेंट बिटवीन, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है, डिफरेंट बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन क्या चीज, यही, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग दोनों केस लिए पढ़ते हैं, डिफ्यूजन और यहां पर ऑस्मोसिस, ठीक है, सभी ध्यान देना क्योंकि अभी दोनों ही पढ़े हो, ठीक है ना, तो रिलेट कर देते हैं। पहला पॉइंट, अगर मैं पूछूं ये जो है एप्लीकेबल किसके लिए था, दोनों साइड के लिए, कहने का मतलब डिफ्यूजन एप्लीकेबल फॉर ऑल साइड, नहीं बात सुनिए, यहाँ पर इस साइड को हम लोग बाद में, पहले एक और पॉइंट पढ़े थे ना आप लोग कि किसके लिए एक और पॉइंट था, ये तो क्या है कि इसकी जो मूवमेंट है दोनों साइड, ये पॉइंट समझिए। लेकिन एक बात समझिए, आपको एक पॉइंट लिखा है तो देखो ना, नेट मूवमेंट ये है आपके पास ऑफ एनी सब्सटेंस, किसके लिए है, किसी भी सब्सटेंस के लिए अपन, यानी एप्लीकेबल फॉर ऑल, मतलब ऑल कहने का मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पॉइंट समझ में आती है ना, ये जो है एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉल्यूशन, ठीक है, एक पॉइंट खत्म होता है। अब समझिए यहां पर ओनली फॉर सॉल्यूशन। दूसरा, मूवमेंट इसके अंदर क्या हो जाएगा, अभी बताया था, मूवमेंट बोथ साइड, मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड, या साइड भी लिख सकते हो, यानी सॉलिड भी मूव कर सकता है यहां पर और एक सॉल्वेंट भी, लेकिन इसके ऊपर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्यूट पार्टिकल, समझ में आ रहा है ना, सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है ना, ध्यान दीजिए गलत है, सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अभी यहां पर बनाया गया था ना, ठीक है। अब समझिए यहां पर तीसरा पॉइंट, ठीक, यानी इसके अंदर कोई रूल नहीं है किसका, ऑफ एसपीएम, ठीक है ना, और इसके अंदर नॉट पॉसिबल बिना, यानी विदाउट एसपीएम, ठीक, पॉइंट समझ में आती है, वेरी गुड। चौथा पॉइंट, cannot be stop or reverse, ठीक,
इसके अंदर इट कैन बी reversed as well as stop, ठीक है ना। मतलब ये क्या हो जाएगा इसके अंदर, मतलब इसको क्या कर सकते हो, रोक सकते हो या रिवर्स नहीं कर सकते हो, लेकिन इसको आप लोग रोक भी सकते हो और रिवर्स भी कर सकते हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोटिक, बात समझ गया। देखो तो आप लोग पढ़िएगा, जस्ट ये तो कहानी खत्म हो गई, बेसिक्स पार्ट था, मतलब किसको पढ़ने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को। अब हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होगा, जल्दी छापिए इसको, ठीक है ना सभी। इधर हो जाओ साइड, 2 सेकेंड आप 5 सेकेंड आपके पास। हो गया, चलिए इधर तो दे दिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। थोड़ी सी अगर कहीं पर कोई दिक्कत हुई होगी, ठीक है। चलिए ये तो हमारा था ऑस्मोसिस और एजिज डिफ्यूजन के बारे में हमारा बात हुई, ठीक है ना। बस आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि डिफ्यूजन किसको बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, द नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द कहां पर रीजन ऑफ देयर कंसंट्रेशन, कहां से कहां तक, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और ये मूवमेंट कब तक होता रहेगा, डिफ्यूजन की बात बता रहा हूं मैं, कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, ठीक है ना। यानी अंटिल, बस समझ ना, कंसंट्रेशन इज सेम ऑन कहां पर, बोथ साइड्स, बात समझ आती है ना। तो ऑस्मोसिस के बारे में क्या बताया गया है, तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from their higher concentration to their lower concentration, और बताइए बात समझिए, their lower concentration, ठीक है ना, through a semi permeable membrane, बात समझ आती है ना। इसी को क्या बोलते हैं अपन, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझे, ध्यान रखिएगा कि डू नॉट परमिट मूवमेंट, किसको, सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल को ये परमिशन बिल्कुल नहीं देगा, कौन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक स्पेशल टाइप का आपका मेम्ब्रेन होता है, बात समझ आती है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं आपके पास किसके ऊपर, जो हमें ओरिजिनली पढ़ना है, कौन, किसको, आप बताइए, ऑस्मोटिक प्रेशर। मेन तो हमारा यही था, वो तो कथा था हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। इसको समझने के लिए ना आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, यहाँ पर इसको भी मिटाइए, तो मैं स्पेस थोड़ा ज्यादा लूंगा, इसके बाद आपका क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, बस इसमें एक पॉइंट समझिए, इसमें भी वही वो फॉर्मूला आ जाएगा। देखो आपके पास कुछ ले लीजिए, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, बस समझिएगा। यहां पर जो हम लोगों ने लिया, ये आपके पास AsPn और ये आपके पास सॉल्वेंट, बस समझ आती है ना, क्या है, सॉल्वेंट, कोई दिक्कत क्या लीजिएगा। इसका जो मूवमेंट होगा किस साइड में होगा, इस साइड में होगा, बस समझ आ रही है, इस साइड में मूवमेंट करेगा, बस समझ आ रही है। ये आपके पास क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। यहां पर देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि देखिए ये जो है किस साइड में मूव कर रहा है, इस साइड में मूव कर रहा है, ठीक, यानी इसका मूवमेंट किस साइड में है, इस डायरेक्शन में, ठीक। अब बात समझिएगा, यानी ये जो आपके पास इसका सॉल्यूशन 1 है, इसकी कंसंट्रेशन क्या करेगी, बढ़ेगी, बात समझिएगा। यानी हम लोगों ने पढ़ा भी आपके पास सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, जस्ट इससे पहले जो पढ़े वही है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग कर दिया, ठीक। तो ये इस तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक। हम क्या करते हैं, यहां पर एक पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है ना, एक इस पे पिस्टन लगा देते हैं, बस समझ आती है ना। ये क्या हमारे पास पिस्टन है, ठीक ठीक। अब समझिए यहां पर
हमें क्या है, ये जो मतलब मूव कर रहा है सॉल्वेंट, यानी कहां से मूव कर रहा है, C2 से C1 में मूव कर रहा है, बात समझिएगा। यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से कहां पर मूव कर रहा है, अरे बात समझिए, यहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूव कर रहा है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से मूव करता है, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या बताया गया था आपके पास, यहां पर C1 और मतलब C1 को ग्रेटर देन लिया गया था और C2 को लेस देन लिया गया था, बस समझिएगा। मतलब इधर का मॉलिक्यूल मतलब जो सॉल्वेंट है वो मूव कर रहा है इस साइड में, ठीक। हम क्या करते हैं, हम इसे रोकना चाहते हैं, ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, रोकना चाह रहे हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहां पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, इस साइड में क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। हम इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे कि ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस साइड में मूव कर रहा है वो रुक जाए, ठीक है ना, रुक जाए। इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, समझ रहे ना क्या चीज, इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख भी सकते हो कि द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम solvent to solution can be stopped by applying some extra pressure our solution side is called ऑस्मोटिक प्रेशर। बस समझ रहे ना, किस साइड से, बस समझिए यहां पर कि इसका मूवमेंट कौन सा है, नेट मूवमेंट है, कहां से, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, बस समझ रहे ना, यानी इधर से इधर की तरफ से मूव कर रहा है, ठीक है ना। कैन बी स्टॉप, जब हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर उतना प्रेशर अप्लाई करते हैं जो ये मूवमेंट है वो रुक जाए। हाँ, एक और होता है मतलब रिवर्स ऑस्मोटिक, मतलब ऑस्मोसिस, मतलब इस पे जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं तो ये क्या करेगा, बैक साइड में जाने लगेगा, मतलब लेकिन जाने वाला मॉलिक्यूल कौन सा रहेगा, सॉल्वेंट ही रहेगा, सॉल्यूट नहीं रहेगा, बस समझ रहे हैं ना, वेरी गुड। तो जब हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मूवमेंट किस साइड में हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। अब आ जाइए, यहां पर हो जाएगा आपके पास, ये हो गया पॉइंट, कोई डाउट। अब देखिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको, जो पाई मतलब देखो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यानी जो प्रेशर हम लोग एटीएम में लेते हैं और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पाई से, किससे, पाई से। तो इसको लिख सकते हैं, इससे पहले भी लिखे थे आप लोगों ने कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, मोलैरिटी, ठीक है ना, क्या था मोलैरिटी, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। और टेम्परेचर भी यहां पर क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी जो पाई होगा आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है ना। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं दोनों को एक साथ कि पाई मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ध्यान दीजिएगा यहां पर डायरेक्ट में लिख ही देता हूं, मोलारिटी, उसके बाद यहां पर क्या आपके पास मोलारिटी आर टी, बस समझिए क्या हो जाएगा आपके पास, मोलारिटी आर टी, या इसी को अपन लिख सकते हो क्या चीज, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये लिखा जाता रहेगा, ठीक है ना। सी बोले तो क्या है हमारे पास, ये क्या है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये क्या है आपके पास, कंसंट्रेशन, और ये क्या है आपके पास, गैस, और ये क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। बस इतना ही थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोई दिक्कत ना हो। थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, जो प्रेशर निकालना है उसकी बात नोट करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है।
जैसे मैं बोलूं 1 atm बराबर 1.1 इंटू 10 का पावर 5 pa। इसी को लिख सकते हैं आप लोग 1.101 इंटू 10 का पावर 5, ठीक है। फिर इसी को लिख सकते हो 1.01 बार, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बार इज इक्वल टू 0.98 बार होता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग ये तो हम लोग लिख दिए ना 0.98 बार, ठीक। ये ना होता है बार, ये तो इसको कर देते हैं तो ये तो एटीएम में चेंज हो गया, ठीक है ना। फिर 1 एटीएम बराबर आप लोग ये भी लिख सकते हो ना 760 mm ऑफ एचडी, ठीक। 1 एटीएम बराबर कितना हो जाएगा 760 और बस समझ आए। मतलब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा डेटा को, क्योंकि प्रेशर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी इक्वल किसके हो गया सीआरटी का, इसको ध्यान रखिए। बाकी आप लोगों को कुछ समझने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। बस ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा था तो आपने इतना प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है ना, पिस्टन है ना हमारे पास, इतना प्रेशर अप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है ना, कि ये जो मूवमेंट हो रहा था वो क्या था, रुक गया। नेट मूवमेंट हो रहा था वो रुक गया, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जब आप लोग एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हो, ठीक है ना, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा रिवर्स साइड में हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोटिक। बात समझ आती है ना, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन रिवर्स भी होगा तो कौन सा मॉलिक्यूल होगा, समझिए कौन सा मॉलिक्यूल होगा, या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाएगा, ना कि सॉलिड मूव करने लगेगा, ठीक। चलिए, और जो पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन आर टी के बराबर होता है, ठीक। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर लेक्चर को समाप्त करके अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। कैलकुलेट द osmotic pressure to due to 5% weight by volume can sugar solution 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, समझ में नहीं है। शुगर सॉल्यूशन, अब आप डेटा निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है। फिर से मैं एक ही बात बता रहा हूं, जैसे देखो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कौन सा आरएलयूपी पढ़े थे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था बताया गया था ना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या पी नॉट ए बताया गया था, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को जो बताया गया था सबसे बड़ी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में कि जो डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, एम यानी केबी इनटू मोलैलिटी हो जाता, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट में पढ़ा था कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इनटू मोलैलिटी। फिर उसी के इसके अंदर क्या हो गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है सीआरटी के, कंसंट्रेशन आर क्या है गैस कांस्टेंट, टेंपरेचर आपको दिया जाता है क्वेश्चन में, ठीक। इतना तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि पाई इज इक्वल टू सीआरटी, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम लोग इसी को यूज करते हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग कि वो हमसे पूछ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी यही पूछ रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि सीआरटी क्या है हमारे पास, सीआरटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो 5%, ये आप लोग कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़े हुए हो तो आप लोग YouTube पे डाल सकते हो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन बाय राजीव रंजन सर, ठीक है ना, या अल्केम केमिस्ट्री, YouTube पे डालिए आपके पास आ जाएगा पूरा डेटा, ठीक। 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया 5/100, यानी आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और ये क्या हो गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, इन ml, ठीक। अब समझिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ये अब इसको लिख सकते हो ना अपॉन V, कंसंट्रेशन को क्या होता है मोल पर लीटर इनटू R इनटू T, ठीक। टेम्परेचर को कितना दिया है 15, तो हमें केल्विन में लेके जाना है 273 प्लस 15 कितना हो जाएगा 882, ठीक। ये केल्विन में चला गया, सब डेटा निकाल दिए। अब बताइए
मोल 5 ग्राम दिया हुआ है अपॉन इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कीजिए जिसके शुगर का, शुगर क्या होता है C12, ये दोनों यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, दिया हुआ था क्या आपके पास, इसका कितना होता है C11 नहीं होता है, देखो 12 इंटू 12 1 इंटू 22 16 इंटू 11, ठीक। जब निकालिएगा तो जहां तक मुझे याद है 342 होता है, ठीक है ना, कितना होता है 342, आप लोग देख लीजिएगा निकाल के, ठीक। ये हो गया। वॉल्यूम कितना दे रखा है, देखो 100 ml में, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए इतना से डिवाइड कर दीजिए। आर की वैल्यू जब एटीएम लेते हैं तो क्या ले लेते हैं 0.0821, केल्विन कितना है आपके पास 288, ठीक। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पर 5 इंटू 10 अपॉन नीचे चला जाएगा 342 इंटू 0.0821 इंटू 288, ठीक। आप लोग इसे कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है ना। जब कीजिएगा तो अप्रोक्स इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, इसको काट दीजिए, 5 से भी कटेगा ये, मतलब इसको क्या कर लीजिए ना अप्रोक्स में ले लीजिएगा। तो अप्रोक्स में लेने के बाद सब तो जीरो में आ गया और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो बहुत कम नंबर आ जाएगा, यानी समथिंग समथिंग देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, निकाल के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले इसको नोट कीजिए तो जल्दी, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर तो नहीं हुआ ना, ठीक है ना। इसको अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो भूल जाना, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है ना। लिखिए लिखिए जल्दी। हो गया, चलिए एक छोटा सा नोट करके बाकी जितने भी क्वेश्चन है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। सॉरी नोट, ठीक है। एक होता है आपके पास आइसोटोनिक, ठीक है ना, इसका मतलब होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब इन दोनों के अंदर हम लोग टेम्परेचर भी क्या ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं, बात समझ में आ रही है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा π1 इजिकल टू π2, क्योंकि बाकी सब तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। और ऐसे आइसो का भी मतलब क्या होता है सेम, ऑर्गेनिक में पढ़ाता हूं ना, आइसो का मतलब क्या हो जाएगा सेम। तो π1 और इसी को हम लोग लिख सकते हैं m1 इजिकल टू m2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और बात होता है हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब क्या होता है कम, क्या होता है कम, तो यहां पर लिख सकते हैं लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, कहने का मतलब π1 लेस देन π2, ठीक। फिर आपके पास हो जाएगा हाइपोटोनिक, ठीक है ना। हाइपोटोनिक यानी क्या हो जाएगा मोर ऑस्मोटिक प्रेशर यानी π1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा π2, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ये देखिए हम लोग क्वेश्चन में भी अप्लाई करते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। तो यहां से हमारा चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना। बने रहिए और नोट करते रहिए। ओके, थैंक यू।